एक क्वेश्चन डन है। जब आपने फॉर्मूला लगाया सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, तो बेटा सिग्मा डब्ल्यू एक्स आ रहा होगा 2305 और सिग्मा डब्ल्यू 100 जब आपने कैलकुलेट किया होगा तो 23.05 आया होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सर चॉइस का क्वेश्चन यूजलेस क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 1 मार्क की भी वैल्यू नहीं रखता भैया। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटा मेरे पास मीन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा। ठीक है जी, फॉर्मूला में बस फिगर ही पुट करनी है मुझे। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मैं आ गया हूं। क्वेश्चन 13 कहता क्या है? क्वेश्चन 13 कहता है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंक्लूसिव मेथड टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 7 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मुझे सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ये तो बचकानी बात हो गई, लेकिन इंक्लूसिव है पहली बात। दूसरी बात इंटरवल उसने बताया 7 का लेना है। एक बात बताना बेटा, सबसे लीस्ट फिगर तो मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। हाईएस्ट 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 की जरूरत इसलिए पड़ेगी, उससे पता लगेगा कितनी क्लासेस बनाऊं। 37 दिखाई दे रही है ना आपको? 36 भी एक जगह पर मैंने अभी देखी, ठीक है। 37 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, बस ये तो डिसाइडेड हो गया कि कितनी टेबल बनेंगी। इधर देखना, इंक्लूसिव सीरीज 7 का गैप लेना है ना मुझे। लेकिन बेटा मुझे ये सीरीज भी लेनी ही पड़ेगी मजबूरी में, क्योंकि 36 और 37 नंबर यहाँ है, तो 6 बनेंगी। इधर देखना क्या करोगे बेटा, जैसे 28 नंबर है, क्या करेंगे हम? टैली मार्क्स, टैली मार्क्स देंगे भैया, ठीक है ना जी। 28 यहाँ इंक्लूड होगा, 17 यहाँ इंक्लूड होगा, 15 यहाँ इंक्लूड होगा, 4 के बाद जो 5वां आएगा, ठीक है ना जी। पहले टैली मार्क्स दे दो सबको, देख के देना, क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घट जाएगी यहाँ। ठीक है जी, और उसके बाद मुझे टोटल बता देना टैली मार्क्स का कितना आ रहा है। ठीक है जी, करना। मैंने ऐसे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 15, 12, 16, 9, 6, 2। बेटा ये जितनों की आई सबका ठीक आंसर। ठीक है जी। सर मेरा ख्याल टैली मार्क्स तो देने आते ही होंगे ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो बेटा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर आप याद करो, क्या हमने पिछले सैंपल पेपर में कभी वेटेड मीन निकाला? था ही नहीं कोई क्वेश्चन। क्या हमने ये क्वेश्चन करा इंक्लूसिव मेथड से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का? बेटा नहीं करा। तो मैंने पहले ही कहा है आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 मैं पहले हिंट नहीं दूंगा, पहले आपके पास 10 मिनट है, सोच लो समझ लो क्या है, कर लो। ठीक है जी, सोच समझ आप लो, आप कर लो इसको जैसे भी करना चाहते हो। ठीक है जी, नहीं होता तो देखते हैं। बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 16 का हिंट दोबारा से सुन लो। सर यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं होती कि एक चीज तो हो गया भैया, एक डेटा है और दूसरी चीज होगी कि ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। जब बेटा आपको कह रहा है कि कोरिलेशन बताओ, तो बेटा ये दो अलग अलग डेटा है जिसमें मुझे बेटा रिलेशन बतानी है कि कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिवली ये कोरिलेटेड है। अब बेटा बात बड़ी सिंपल सी ये है कि एज बढ़ती जा रही है तो मोर्टेलिटी रेट बढ़ता चला जा रहा है। सर ये तो पक्की बात है कि आंसर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होने सर अगर थोड़ी सी बुद्धि दिमाग लगाते हो रीडिंग से पहले तो। ठीक है बाबू, एक तरफ लिखा है एज ग्रुप, इनकी मिड वैल्यूज निकाल लें। ठीक है जी, ताकि मेरे पास डेटा आ सके। बेटा 10, 30, 50, 70 और 90, और y है मेरे पास 350, 280,
540, 760 और 900। ठीक है जी बेटा, शॉर्टकट मेथड से करूंगा मैं तो क्वेश्चन को, तो मैंने मान लिया एज्यूम्ड मीन। ठीक है रिद्धि रुक जाओ बेटे, फॉर्मूला लगाया dx का x माइनस ए, -40 -20 0 20 और 40। बेटा फॉर्मूला लगाया dy का, अब बेटा एज्यूम्ड मीन मैंने भी बेटा 540 ही माना, मुझे तो यही दिख रहा था 540 से दो आइटम छोटी हैं दो बड़ी, तो मैंने 540 मान लिया। ठीक है जी, एक तरफ फॉर्मूला है y माइनस ए, तो -190 -260 0 220 और बेटा 360। ठीक है जी, देखो मुझे फॉर्मूले के हिसाब से चाहिए क्या होता है, सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू डी वाई अपॉन में n, फिर बेटा अंडर रूट डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n। सेम बात y के लिए भी है, डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन n। अब बेटा dx dy आ जाएगा, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो फिर सिग्मा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर सिग्मा, dx dy बेटा dx का टोटल 0 आ गया, इसका करो भी मत, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो अपॉन में कुछ भी हो, तो 0 है, मैं क्यों उलझूं फालतू बातों में, dx 0 आ गया ना, यही तो फायदा है शॉर्टकट मेथड का। ठीक है जी, तो मेरे को सिर्फ ये आइटम चाहिए, इधर वाला तो पोर्शन हो गया 0, बढ़िया है बेटा। dx का सिग्मा dx का स्क्वायर, पहले dx का स्क्वायर करो फिर सिग्मा, बेटा dx का स्क्वायर करना है। सर आप चाहते तो यहाँ पर बेटा और आसान कर सकते थे क्वेश्चन को, अगर आप स्टेप डेविएशन से करते, बहुत आसान हो जाता क्वेश्चन, बहुत आसान। अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है, तो मैंने dx डैश भी निकाल दिया, मैं इसमें से 20 कॉमन ले लूं तो यही तो आएगा, और फर्क क्या पड़ेगा, बस हर जगह पर डैश डैश डैश, और कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, ये लो ये फॉर्मूला का फर्क है। ठीक है जी सर, अभी भी सिग्मा dx डैश का टोटल 0 है, सिग्मा dx डैश का टोटल 0 है, अगर ये 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं है मुझे तो इस बात की। बेटा dy डैश में कॉमन क्या लो, dy डैश में कॉमन क्या लो, तुम यार ये भी नहीं सोच पाते हो तो मैं तुम्हें बता क्या सकता हूं। ठीक है जी, आखिरी की 0 सब में से उड़ सकती है कि नहीं उड़ सकती। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। डी एक्स डैश का होल स्क्वायर, पहले डी एक्स डैश का स्क्वायर करो और फिर सिग्मा करो, सर इनके स्क्वायर कर लेना, 4 ये माइनस बनता, 4 1 0 1 और 4, बेटा ये तो आएगा सिर्फ 10 10 माइनस ये तो 0 है, सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर अपॉन में कुछ भी होता रहे 0, तो बेटा ये बस टर्म यहाँ पर 10 लिखी हुई है। ठीक है जी, इधर का सॉल्व कर लेना, जो भी होगा आंसर आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है जी, मैंने ब्रॉडर वे पे आइडिया दे दिया है आपको कि क्वेश्चन हो जाना चाहिए, अगर आखिरी में समय बचेगा तो पूरा सॉल्व कर देंगे, वरना छोड़ देंगे, मैंने सिखा दिया ना आपको कैसे सॉल्व होना चाहिए। ठीक है जी, या एक काम करो, जो बहुत क्लोज है 2-3 मिनट ही लग रहा है वो सॉल्व कर लो इसको। ठीक है जी, जो बेटा बहुत दूर है बेटा इतना पहुंचा दो, फॉर्मूला फॉर्मूला तक यहाँ तक पहुंचा दो, ताकि बाद में आप घर जाके कर सको, 2-3 मिनट ही ले दो बेटा, उससे ज्यादा मत लेना, करना फटाफट से। 17 कहता है फ्रॉम द गिवन सीरीज फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ लेस देन ऑगिव, मोर देन ऑगिव और लेस देन और मोर देन ऑगिव। और बेटा मेरे को इसका चॉइस का भी क्वेश्चन करना है, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। सर आ गया मीडियन निकालने को लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव से, बेटा प्लीज गिव मी अ सेकंड ताकि मैं आपको बता सकूं, मैं होता तो कैसे करता। सर मुझे पता है लेस देन ऑगिव कैसे बनेगा, और मैंने आपको इस बार इतना तरीके से बताया था चीज, और मुझे पता है आपने टेस्ट में भी किया था कि बहुत आराम से कर दोगे। लेस देन ऑगिव हमेशा बेटा अपर क्लास इंटरवल की सेंस में लिखा जाता है, मैं क्या लिखूंगा, लेस देन 5
वेजेस लेस देन 10, लेस देन 15, 20, ब्ला 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 ब्ला, लेस देन 5 में 4, लेस देन 10 में दोनों आ गए 10, जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा। मोर देन में, मोर देन ऑगिव हमेशा बेटा लोअर क्लास लिमिट की रिस्पेक्ट में बनता है। मोर देन 0 बेटा जितने भी वर्कर होंगे सारे जुड़ जाएंगे, 100 हैं ये मैं आपको बता सकता हूं। फिर मोर देन 5, फिर मोर देन 10। बेटा अगर टोटल 100 थे और शुरू में 4 चले गए 5 में, अगर अगली आइटम मैंने लिखी है मोर देन 5, तो बेटा 100 में से 4 गए, अगले में आएगा 96, ब्ला 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 ब्ला, आप लिख लेंगे। बन गया बाबू। उसके बाद डायग्राम पे भी प्लॉट हो जाएगा। ठीक है जी, नहीं होगा मैं बैठा हूं भैया, हम किस लिए। ठीक है जी, हो जाएगा। अब बेटा देखो क्या होता है ना, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है, डायग्राम बनते हैं बड़े उल्ट पुल्ट। लेस देन ऑगिव हमेशा बेटा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। मोर देन ऑगिव बेटा 100 से स्टार्ट होगा, ये आएगा डाउनवर्ड। ठीक है जी, जहां ये इनका इंटरसेक्शन होता है ये मीडियन पॉइंट होता है, इससे परपेंडिकुलर ले लेना बेटा, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वही मीडियन है बेटा। लेकिन आप 24 निकाल नहीं पाओगे। हर बच्चे का देख लेना एक अलग पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा और हमें पता ही लगेगा मीडियन पॉइंट क्या है। तो सर पेपर में कैसे इंश्योर करूं कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आ जाए। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपकी जगह होता था क्या करता था, मैं मीडियन रफ में निकाल लेता था पहले। मैं आपको सुपर सॉलिड तरीका बता रहा हूं, 6 नंबर लेने हमने, मजाक नहीं करनी बेटा। मीडियन का फॉर्मूला सब जानते हैं, ये उस दिन भी हमने ये फॉर्मूला अटेम्प्ट किया था शायद मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, याद है आपको। इधर देखना सर, CF निकाल लो। मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, CF। ठीक है, 4 या थोड़ा सा इधर, यहाँ जगह ही नहीं है मेरे पास, चलो इधर ही कर लेता हूँ। 4, 10, 20, 30, 55, 79, 99 और यहाँ एक लिखा हुआ है आखिरी में 100। n/2 निकाल लूंगा, n/2 50 बेटा, 50 है तो यही मेरी मीडियन क्लास सेलेक्ट हो गई, यही मेरी मीडियन क्लास सेलेक्ट हो गई। सब कुछ मीडियन क्लास का लिया जाता है, बस CF प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है जी बेटा, L1 20, n/2 50 अभी निकाला, माइनस CF पिछली क्लास का, अपॉन F बेटा, F मीडियन क्लास का ही, I मीडियन क्लास का ही, गैप 5। इधर देखना, ये ऊपर लिखा है 20, 5 से 25 को काटा 5, ये 20 लिखा है काटा 4, आंसर आ गया 24। सर मैं आपको बता रहा हूं तो मैंने 2 मिनट में कर दिया होगा, मैं आपको ना बताता तो बेटा 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा थे मेरे लिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ। 30 सेकंड में नहीं निकालूंगा मैं, रफ में मीडियन निकाल दूंगा। 24 आंसर आ गया, मैं श्योर हो गया। मुझे दिखाना ही लेस देन और मोर देन ऑगिव का इंटरसेक्शन 24 के आसपास है, और वहां से परपेंडिकुलर ट्रेस करके दिखा दूंगा, जी मेरा मीडियन आ गया 24। यही एक तरीका है बेटा बुद्धू बनाने का, 6 नंबर लूटने का तरीका मैंने समझा दिया। ये 30 सेकंड भी नहीं लेगा आपके, इसकी टेंशन मत लेना आप। ठीक है ना जी, लेस देन ऑगिव मोर देन ऑगिव तैयार आता है या मैं करूं, ट्राई करोगे एक बेटा, लेकिन ट्राई करने के लिए 5 मिनट मिलेंगे। 5 मिनट में नहीं हुआ तो बता देना, फिर मैं कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं व्यर्थ करता ही चला जाऊं। 5 मिनट है। लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज रेडी की होगी, ये आया होगा। और अगर सर ये भी नहीं आया ना सर, कसम से बेटा हिमालय चले जाओ, पढ़ाई पढ़ाई बस की बात नहीं है, छोड़ दो सब, त्याग दो बेटा। ठीक है ना जी, अगर ये नहीं बन रहा आपसे, मैं कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में, बहुत बहुत मेहनत मशक्कत करी हुई है यहाँ तक लाने के लिए। तो बेटा मैं कोशिश करता हूँ यहीं पर बना देता हूँ लेस देन और मोर देन ऑब्जेक्ट। मैंने बेटा यहाँ पर गैप लिए थे 10 के, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। और बेटा यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। जिन्होंने कभी नहीं सीखा वो सीख लो सर, ये लास्ट मौका है, सीख लो। पता नहीं किसी सैंपल पेपर में सेम क्वेश्चन आने के नहीं। पहले मैं इनको प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है जी, राघव सामने देख ले बाबू। बेटा पहले मैं इनको प्लॉट कर रहा हूँ और मैं देख भी नहीं रहा हूँ लेस देन वर्ड लिखा है, बस मेरे दिमाग में चल रहा है 5 के सामने 4 है, 5 के सामने है 4, 10 के सामने है 10,
बेटा 15 के सामने है 20, 20 के सामने है 30, 25 के सामने है 55, 30 के सामने है 79, 79, देन बेटा 99, और उसके बाद बेटा कहीं 100। ठीक है जी। और सर जीरो से जीरो, ये हमेशा बेटा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है जी। अपवर्ड स्लोपिंग होता है लेस देन ऑगिव। बेटा जीरो पे 100, यही है जीरो, जीरो पे 100, 5 पे 96, 5 पे 96, 10 पे 90, 15 पे 80, 20 पे 70, 25 पे 45, 25 पे कहीं 45, लगभग यहाँ, 30 पे 21, 35 पे 1, 40 पे 0 हो जाएगा ये। ठीक है जी। लो जी, मैच करते हुए ले आओ इसको। और बेटा ये परपेंडिकुलर मैंने ट्रेस किया, मुझे तो दिखाना है 24 आंसर आ रहा, मुझे पहले से पता है, मैं प्रिपेयर्ड हूं इसके लिए। M24 है जी। बस टीचर भी खुश, आप भी खुश, मैं सबसे ज्यादा खुश। 6 ले आओ तो। ठीक है जी। सर इससे वेल प्रिपेयर्ड, वेल मैनेज तरीका कोई है ही नहीं ओके बनाने का। चुपचाप से बेटा मीडियन का फॉर्मूला लगाओ, 30 सेकंड लगेंगे, आंसर आपके सामने होगा मीडियन कितनी है, उसके बाद बनाते रहोगे बैठ के। ठीक है जी। बेटा आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। बाबू चॉइस में क्वेश्चन है, मुझे कहता है Q1 और Q3 कैलकुलेट कर दो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सर मीडियन में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो बेटा CF है, और यही चीज Q1 और Q3 में भी है, मतलब सारे क्वार्टाइल, सारे परसेंटाइल और सारे डिसाइल में भी है। तो बेटा सबसे पहले मैं निकालूंगा CF, मुझे पता है आपको याद नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं याद करा रहा हूँ साथ साथ। आकाश भाई बेटा CF मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैंने CF कैलकुलेट कर दी। बेटा Q1 का फॉर्मूला क्या था? Q1 का फॉर्मूला था n+1/4 आइटम। बेटा n इज 51, 51 प्लस 152/4 आइटम, यानी कि 13th आइटम, 13th आइटम। अब बेटा 13th कहां फॉल कर रहा है? बेटा 4 के बाद 14 तक सारी आइटम यही है, तो 13th आइटम मतलब Q1 का आंसर कहता है बेटा 20 मार्क्स। व्हाट अबाउट Q3? सर फॉर्मूला सेम है, बस 3n+1/4 आइटम हो जाएगा। यानी कि बेटा ब्रैकेट के अंदर आ रहा था 13, 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 39th आइटम, 34 तक आइटम यहाँ पर है, 39th आइटम यहीं पर आएगी, यानी कि आंसर इज 40th। अगर पक्का ये दोनों चॉइस में है ना, वैसा मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को देखता भी ना। क्या बात कर रहे हो, ये 6 नंबर में ये तो यार बायसनेस हो गई बहुत। गलती से किसी बच्चे ने चॉइस पढ़ी नहीं ढंग से और ऊपर वाला क्वेश्चन शुरू कर दिया, बेटा डबल टाइम लगेगा उसको, इससे इससे डबल टाइम जस्ट। ठीक है जी। तो चॉइस करना भी आना चाहिए यार बच्चे को, बच्चे को तो यही नहीं पता होता बेटा, इतना होपलेस होता है बच्चा, एक स्पेशली इको के पेपर के दिन उसे यही नहीं पता होता चॉइस क्या अच्छी है मेरे लिए, ये भी सच्चाई है। चलिए खैर बेटा 19 नंबर के क्वेश्चन आए, एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल, एक 4 नंबर का, एक 6 नंबर का और एक 6 नंबर का। वो बात अलग है, मैंने चॉइसेस वाले भी क्वेश्चन करे तो मैंने कुछ ज्यादा करे, पर बेटा 19 नंबर के न्यूमेरिकल आए। आगे बढ़ते हैं बेटा बाबू 33 और 34 क्वेश्चन 12 नंबर के यहाँ से आए, 31 नंबर के न्यूमेरिकल इस सेट में भी है। ठीक है जी। और 33 क्वेश्चन बिलो एवरेज। ठीक है जी। 6 मिनट का है, करने के लिए 3 मिनट देता हूं आपको, 6 मार्क्स का है, 3 मिनट है करना। क्वेश्चन हो तो जाना चाहिए था, इतनी देर ही बहुत थी मेरे हिसाब से। 1 मिनट के लिए सामने देखो बेटा, यूनिट ऑफ लेबर, ये मेरे पास वेरिएबल फैक्टर है लेबर,
एपी दे रखा है, कुछ कुछ जगह मेरे को एमपी दे रखा है, मैं टीपी निकाल लूंगा तो बेटा जितने भी ये डैश है ना बड़े आराम से फिल कर दूंगा। ठीक है जी। बेटा एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है जी। बेटा यानी कि अगर मुझे टीपी निकालना हो तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करो। जहां जहां दे रखा है 8, 20, 36, 42, जहां जहां दे रखा था निकाल लिया। ठीक है जी। बेटा टीपी निकालने का एक और फॉर्मूला भी तो होता है, सिग्मा एमपी। ठीक है जी। बेटा सेकंड यूनिट तक, सेकंड 2 लेबर तक मेरे को ये पता है टीपी कितना। बेटा थर्ड पे टीपी कितना होगा, एमपी जोड़ता चला जाऊं। बेटा 10 प्लस 10 मैंने जोड़ दिया, 30 आ गया। ऐसे ही बेटा फोर्थ पे पता है 36 है, फिफ्थ पे नहीं पता, एमपी को जोड़ दो। अभी आ गया। अब भैया जो निकलवाना है निकलवा लो मेरे से। अगर मैं कोई लेबर ना लगाता तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता, 0 होता। एमपी कितना, करंट माइनस प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस। एपी जहां नहीं पता 30/3, 40। चलो नमस्ते जी, 3 मिनट अभी ज्यादा। ठीक है जी। कहीं जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे तुम? अभी वो रहता है सैंपल पेपर 1। ठीक है, ज्यादा खुश नहीं हो। मुझे पता था ये कि तुम करोगे, आज वही होता ना तो वापस कर बस बस हो गया। तो मैंने पहले ही पक्का रहा मैं कि पहले ये कराना है मेरे को। 34 क्वेश्चन, कोई हिंट नहीं है, होना चाहिए। एक बार सामने देखना, बस पुत्र जी सामने देखो। कहता है व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स फॉल्स बाय 10%, इट्स डिमांड राइजेस फ्रॉम 150 टू 180 यूनिट, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले इतना ही पढ़ते हैं बेटा। प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड निकालने के 2 फॉर्मूला थे और इन्हीं से ही हम बेटा फॉर्मूला फ्रेम करते रहते हैं। 2-3 तरीके से निकाला जा सकता है बेटा। एक तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर इसी को हम लिख लेते थे बेटा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे डेल्टा पी अपॉन पी। फिर 100 से 100 कैंसिल करते थे। इसको बहुत इम्प्रोवाइज करके हम ये लिख लेते थे, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है ना जी। अब कहने को है बेटा ये समझाते कितनी देर में था मैं, और मैंने लिखा कितनी देर में, समझ सकते हो आप। यही तो स्पीड है, यही तो बेटा प्रैक्टिस है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस गिर जाता है 10%, सीधा परसेंटेज में दे रखा है, मुझे क्या जरूरत पड़ी प्राइस के बारे में कुछ सोचने की। ठीक है जी। डिमांड के बारे में सोचो बेटा। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डायरेक्टली नहीं दे रखा तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा न्यूमरेटर में। ठीक है जी। ओरिजिनल डिमांड 150, चेंज कितना 150 से जा रहे हो 180 पे, 30 का चेंज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेटा ये कैंसिल करा, ये आ रहा है 20%। तो बेटा ईडी की वैल्यू आ रही है -2, और बेटा माइनस हटा देंगे हम तो ये आ गई 2। माइनस तो ये बताने के लिए कि इनवर्स रिलेशन है। सबसे हुआ 3 नंबर पक्के हो गए, अगले पार्ट का भी 3 नंबर है। सीजल हुआ इतना। चलिए जी बेटा आगे की बात कहते हैं हाउ मच शुड बी द परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस सो दैट इट्स डिमांड राइजेस फ्रॉम 150 टू 210 यूनिट्स। ठीक है जी। बेटा अब ईडी का फॉर्मूला लगाया मैंने, वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और उसने बताया, कहता है ये बताओ प्राइस में कितना फॉल होगा, ये तो मुझे निकालना ही है तो मैंने लिख दिया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है ना जी। कि डिमांड 150 से 210 हो जाए, ओरिजिनल डिमांड 150, चेंज कितना चाहते हो आप, 60 से बड़ा हुआ चाहते हो, मल्टीप्लाइड बाय 100। सर ये कैंसिल करा 30 से 2/5, ये कैंसिल करा 20, यानी कि ऊपर आ गया 40%। ईडी की वैल्यू कितनी अभी निकाली मैंने 2, ये 40 है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड में आएगा 20%। और बेटा सीधी सीधी बात, ये तो चेंज है, चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस डिक्रीज ही हो रहा होगा, मतलब फॉल ही होगा। तो फॉल इन प्राइस कितना आ गया 20%। 3 + 3 6, डन।
19 और 12, 31 नंबर के न्यूमेरिकल थे। सर सच्चाई बात यह है 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा भी लगा दिया भैया अपने फाइनल एग्जाम में, 31 नंबर पक्के कर लिए तो कोई ज्यादा नहीं है। 1 घंटा भी ज्यादा नहीं है अगर 31 नंबर आते हो 1 घंटा लगा के। अरे उसके बाद तो सब झेल लेंगे, इतना तो बने। ठीक है जी, बाकी काम तो कॉन्फिडेंस ही निकाल देगा। चलिए खैर बेटा, मैं एक बार आ जाता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। सर माइक्रो आसान है, 10-12 मिनट ही लगेंगे, आप टेंशन मत लो, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं पहले सैंपल पेपर की माइक्रो इकोनॉमिक्स पर आ गया हूं। काउंटडाउन स्टार्ट है जी। बेटा बहुत मुश्किल नहीं आया हुआ पेपर, क्वेश्चन नंबर 28 पर आओ। कहता है इफ एन इकोनॉमी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज its available resources efficiently, what will be the effect on PPF? What will you suggest for economic growth? बेटा अगर इकोनॉमी सारे रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज नहीं करेगी तो पीपीएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे पीपीएफ की आपको अजम्पशन याद है पांच? पीपीएफ की कुछ 5 अजम्पशन थी, उसमें यही एक अजम्पशन थी कि हम सारे रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, मतलब 100% यूज कर रहे हैं। अगर वो कह रहा है 100% यूज नहीं करोगे तो पीपीएफ पे क्या इफेक्ट होगा? बेटा पीपीएफ पे जितने भी पॉइंट होते हैं, ऐसे ही होता था, इसकी शेप अगर याद हो पहला चैप्टर, जितने भी पॉइंट होते हैं बेटा ये यही इंडिकेट करते हैं कि सारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हुए। अगर कोई रिसोर्स एफिशिएंटली यूज नहीं हुआ तो बेटा ये जो पॉइंट होगा ये पीपीएफ के अंदर होगा, जो बताएगा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। याद तो नहीं आएगा बेटा? ठीक है ना जी, शायद कुछ कुछ को याद आ जाए। अगर याद नहीं आए ना, एक बार न्यूमेरिकल उठाकर देख लेना और देख लेना बेटा ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया है कि नहीं। इवन ये भी बोलता था कि बाहर कोई पॉइंट है तो ये क्या है, और इससे हम बोलते थे बेटा कि ये अनअचीवेबल है। ओवर यूटिलाइजेशन क्या चीज होती है? पहले से आपके रिसोर्सेज 100% यूज हो रहे हैं, 100 से ज्यादा भी यूज हो सकता है। अनअटेनेबल ग्रोथ, शायद इसको ऐसे लिखती थी हमारी बुक। आधो के तो उड़ गए, पहले ही उड़ गए थे, 1-1.5 घंटा इको पढ़ने के बाद वो भी ऐसा ही जाता है। पर बाबू पढ़ते तो शायद ये याद होता, जिनको याद है मुझे पता उनको याद है। बाबू कहता है सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। एक्सप्लेन। बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती थी? What to produce, how to produce and for whom to produce। और मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन मैं प्रॉब्लम शुरू करता हूँ ना, मैं उसी दिन आपको एक बात बोल देता हूँ। बेटा ये तीनों प्रॉब्लम के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो प्रॉब्लम है स्केर्सिटी की। क्यों? सर अगर रिसोर्सेज स्केर्स नहीं है, कमी में नहीं है, तो ये इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछोगे क्यों व्हाट टू प्रोड्यूस? फिर तो सब बनाओ और भरपूर क्वांटिटी में बनाओ। क्यों इकोनॉमी से ये मस्ट आस्क क्वेश्चन है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं? क्योंकि बेटा रिसोर्सेस नहीं है ना बनाने के लिए। सब कुछ बनाने के लिए होता फिर ये क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाता इकोनॉमी से। क्यों बोल रहे हो फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊं? सर अगर इतने रिसोर्सेस हैं तो फिर ये क्यों पूछना किसके लिए बनाऊं? सबके लिए बनाओ ना भैया, गरीब के लिए भी बनाओ, अमीर के लिए भी बनाओ। स्केर्सिटी है तभी तो ये प्रॉब्लम अराइज होती है। तो स्केर्सिटी सारी की सारी सेंट्रल प्रॉब्लम की जड़ है। समझ आती है एक्सप्लेनेशन? ठीक है जी, आगे बढ़े बेटा। 29th क्वेश्चन कहता है व्हाट कंडीशन मस्ट होल्ड इफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म प्रोड्यूसेस पॉजिटिव आउटपुट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। बेटा वो कुछ और नहीं कह रहा, कहता है कौन सी कंडीशन जरूर ट्रू होनी चाहिए अगर कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म, इस चीज का सिंपल मतलब यही है, इक्विलिब्रियम चाहती है। Sir, MR is equals to MC. MC should be greater than MR after the MR is equals to MC. नमस्ते जी बेटा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड कर्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल याद है? 5, मार्केट में 3 और जुड़ जाएंगे। सबसे पहले प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर,
ब्ला ब्ला ब्ला, चेंज एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वो यार सब कुछ लिख देना, डायरेक्ट क्वेश्चन है वो। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है यूजिंग योर जजमेंट एज एन एंटरप्रेन्योर वुड यू एग्री द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इंप्लाइज इक्विलिब्रियम, बट इक्विलिब्रियम डज नॉट ऑलवेज इंप्लाइज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। भाई साहब ये है क्वेश्चन जो मैं मानता हूं कि कुछ है। बेटा बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, होना चाहिए। 1 मिनट लो, पोज लो, सोचो, फिर मुझे बताओ समझ आया कि नहीं। देखो अगर कोई फर्म प्रॉफिट में है, ये बात हम पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम बेटा या तो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट पर होता है या मिनिमम लॉस पे होता है। और मैंने ये भी बोला है मिनिमम लॉस कोई बहुत सही बात नहीं है, बुक्स लिखती है हमें बोलना पड़ता है। सर अगर आप कॉन्टिन्यूसली लॉस मेकिंग हो तो जहां मिनिमम लॉस मिलेगा वहीं तो रुक जाना चाहो, ठीक है ना जी। अदरवाइज अगर आप लॉस मेकिंग नहीं होते, ये बात दिमाग से निकाल दो बेटा, कहां आप रुकना चाहते हो, जहां मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये बात तो समझ में आती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट ही इक्विलिब्रियम इंप्लाई करता है। लेकिन बेटा अगली बात बड़ी खतरनाक है, कहता है इक्विलिब्रियम का मतलब हमेशा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता। नहीं 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 नहीं, या ये वाली बात नहीं लिखनी, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब हमेशा मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट नहीं होता। इक्विलिब्रियम कहां होता है बेटा, एज पर एमआरएमसी अप्रोच, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, वेयर एमआर इज इक्वल्स टू एमसी एंड एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर आफ्टर द एमआर इज इक्वल्स टू एमसी, एंड वेयर वी गेट द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। कहां मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट पाएगी एक फर्म, बेटा जहां टीआर माइनस टीसी मैक्सिमम, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट सबसे ज्यादा हो, वही तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। बेटा ऐसा हो सकता है एज पर माइक्रो इकोनॉमिक्स कि इक्विलिब्रियम मुझे एक ऐसी स्टेज पे मिला जहां मुझे लॉस हो रहा हो सकता कि नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम क्या कहां होना चाहिए, एमआर इज इक्वल टू एमसी हो और उसके बाद एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर, ठीक है ना जी। मैं कहता हूं किसी यूनिट को प्रोड्यूस करने की मुझे मार्जिनल रेवेन्यू मिला 3, मार्जिनल कॉस्ट मिली 3, ठीक है। उसके बाद बेटा मार्जिनल कॉस्ट हो गई 4, मार्जिनल रेवेन्यू था 3, मैंने कह दिया ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ठीक है जी। इस पे टीआर और टीसी निकाल के देखो, क्या बेटा टीआर और टीसी पता लगे ऐसी हालात हो रही हो कि कॉस्ट ज्यादा आ रही हो और रेवेन्यू कम आ रहा हो, यानी कि बेटा मैं लॉस में हूं। तो बेटा क्या इक्विलिब्रियम का मतलब हमेशा ये होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मिलेगा आपको, सर नहीं। एमआरएमसी अप्रोच के हिसाब से इक्विलिब्रियम का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। हाँ प्रॉफिट का मतलब जरूर होता है कि आप रुकना चाहते हो, अब प्रोडक्शन नहीं कंटिन्यू करना चाहते, लेकिन बेटा इक्विलिब्रियम से ये एंश्योर कभी नहीं हो सकता कि मैक्सिमम प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि टीआर माइनस टीसी का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो इस सिचुएशन पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और अगर आप नोट्स भी उठा के देखोगे तो ऐसा ही मतलब हुआ भी हुआ है, जहां एम आर इज इक्वल टू एमसी और एमसी इज ग्रेटर देन एम आर है, वहां टी और टीसी का डिफरेंस मैक्सिमम नहीं है, ठीक है जी। अगर आप चाहोगे तो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल अभी भी बना सकता हूं, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक एग्जांपल अभी बना के दिखा दूंगा, आप देखोगे टी आर टीसी का डिफरेंस मैक्सिमम नहीं हुआ, लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशन वहां सेटिस्फाई हो गई है। तो इक्विलिब्रियम डज नॉट ऑलवेज इंप्लाइज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं होता कि यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ही होगा, यहाँ टी आर टीसी का डिफरेंस सबसे ज्यादा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना जी। बढ़ सकते हैं आगे बेटा, और explain why will a producer not in a equilibrium if the condition of equilibrium are not met। बेटा मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि प्रोड्यूसर क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं होता अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं मिलती तो। सर इसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सबसे पहले आप यही बताओगे कि शुरुआत इस पोजीशन से होती है, एम आर इज ग्रेटर देन एमसी। बेटा आपने यही बताना है, क्या ऐसी सिचुएशन में कोई भी दुनिया का प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बंद करना चाहेगा जहां उसको हर एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पे रेवेन्यू ज्यादा मिले और उसकी कॉस्ट कम आए। बेटा लालच का ही तो पुतले हैं हम,
कौन ऐसा प्रोड्यूसर है बेटा जिसको प्रॉफिट हो रहा होगा, हर एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर रेवेन्यू ज्यादा होता है, कॉस्ट कम, वो प्रोडक्शन बंद कर देगा क्या? वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी उसके लिए कभी? वो ऐसी जगह पे स्टॉप होना चाहता है? इक्विलिब्रियम क्या है? पोजीशन ऑफ रेस्ट। ये पोजीशन ऑफ रेस्ट है उसकी, रुक जाएगा प्रोड्यूसर? नहीं रुकेगा। मानते आप सब बात? दूसरी बात, अगर उसके बाद एम आर इज इक्वल टू एम सी हो जाता है, प्रोड्यूसर रुकना चाहता है, लेकिन इसके बाद भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना जी? अगर इसके बाद दोबारा कंडीशन ये हो जाती एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, फिर प्रोड्यूसर रुकना चाहता? तो आप फिर यही पूछोगे क्वेश्चन कि अगर ये कंडीशन मेट हो भी गई लेकिन उसके तुरंत बाद भी एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, फिर रेवेन्यू ज्यादा हो गया, फिर कौन सा प्रोड्यूसर रुक जाएगा? यानी कि बेटा सच्चाई बात यह है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ही हर प्रोड्यूसर रुकना चाहता है, उसके अलावा कहीं पर भी बेटा वो सेटिस्फाई होगा ही नहीं। बात वही लिख रही है, बस क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया, कान घुमा के पकड़ रहा है आपके। ठीक है जी बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 32 रहता है, टाइम टेकन है, रहने दो, बस ये पहला पेपर खत्म हो गया, बस 32 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, रखता है आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों।